दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बाबूजी का एक ईंटों का भट्टा था। उस भट्टे पर एक लड़की काम करने के लिए आती है। इस लड़की का नाम रेखा होता है। रेखा देखने में बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। उस भट्टे पे करीब 50 लोग काम किया करते थे और ज्यादातर लोग बिहार के कटिहार जिले के थे। इसलिए रेखा जब भी उन लोगों के बीच में खड़ी होती थी तो वो अलग ही दिखाई देती थी। जो उस भट्टे के मालिक थे उनके पास करीब ऐसे 4 भट्टे थे ईंटों के, और इसके सिवा उनके पास 500 बीघे जमीन भी थी और भी उन्होंने छोटे मोटे काम किए हुए थे। इसलिए दूर दूर तक लोग उन्हें जानते थे और उनका मान सम्मान भी किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब उनका लड़का शहर से वापस आता है तो वो उस भट्टे पे जाता है। भट्टे पे जाके वो सबसे पहले उस लड़की को देखता है जो कि मट्टी तैयार कर रही थी ईंटों के लिए। वो पसीनों में भीगी हुई थी और लेकिन वो अपने काम में पूरी मस्त थी। उनका लड़का जिसका नाम हर्षवर्धन होता है वो उसे वहीं खड़े होकर देखने लगता है, क्योंकि वो पसीनों में भीगी हुई एकदम चमचमा रही थी। उसके बदन से टपकता हुआ पसीना हर्षवर्धन को उसकी तरफ खींचे ले जा रहा था। ऊपर से वो देखने में बेइंतहा खूबसूरत भी थी। जैसे ही वो पैरों से अपनी मट्टी को गूंद रही थी, मसल रही थी, तभी उसकी निगाह उसके बेटे पर पड़ती है। रेखा जल्दी से उस मट्टी में से निकलती है और पास में ही पड़े हुए अपने दुपट्टे को उठाती है और जल्दी से उसे ओढ़ लेती है और फिर वापस अपने काम में लग जाती है। हर्षवर्धन कुछ देर उसे देखता है और फिर वापस अपने केबिन की तरफ को चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं। तो बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो बाबूजी थे उनका जो वास्तविक नाम था वो था अशोक कुमार। अशोक कुमार के आसपास की जिलों में बहुत ही ज्यादा मान सम्मान था। एक तो वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, ऊपर से बहुत पैसे वाले थे, इसलिए दूर दूर तक लोग उन्हें जाना करते थे। उनके परिवार में 4 लोग होते हैं। एक तो वो खुद होते हैं, एक उनकी पत्नी होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की इस टाइम एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनका लड़का जो हर्षवर्धन था वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और उसका वो फाइनल ईयर था। उधर वो फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद वहीं दिल्ली में एक जॉब करने लगता है। बेटा, तू कब तक ये जॉब करता रहेगा? तू एक काम कर, तू वहां से वापस आ जा। 25-30 हजार की सैलरी तो हम लोग अपने वर्कर को दे देते हैं जितने की तू वहां पे कर रहा है। तो यहाँ आके काम संभाल, क्योंकि आगे चल के तुझे ही संभालना है। इसके बाद उनका जो लड़का होता है हर्षवर्धन, जिसका पूरा नाम हर्षवर्धन है, वो नौकरी छोड़ता है और भट्टे पे आ जाता है। और सबसे पहले वो उस भट्टे पे बेचते हैं जहां पे वो रेखा नाम की खूबसूरत लड़की काम किया करती थी। हर्षवर्धन उस भट्टे पे जाता है और पहले ही दिन वो रेखा पे जाके एकदम लट्टू हो जाता है। रेखा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। साधारण से कपड़े पहने हुए मट्टी में सनी हुई लड़की भी उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे एक टकटकी लगा के देखने लगता है। इधर रेखा अपने काम में मस्त थी। वो मट्टी को लगातार मसल रही थी ताकि ईंटों के लिए उसे तैयार किया जा सके। उसका पूरा बदन जो था वो पसीनों से भीगा हुआ था। उसके बदन से और माथे से पसीना टपक रहा था और ये उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था जब उसके चेहरे से टपकता हुआ पसीना बह रहा था। तभी रेखा की निगाह हर्ष पे जाती है। वो फौरन उस मट्टी में से निकलती है और पास में पड़े हुए अपने दुपट्टे को ओढ़ लेती है और वापस अपने काम में लग जाती है। हर्ष कुछ देर वहां रुकता है और उसके बाद वापस अपने केबिन में चला जाता है, जो कि ईंटों के भट्टों के पास में ही बना हुआ था। ऐसे ही अगले दिन फिर आता है, फिर रेखा को देखता है। रेखा फिर ऐसे ही काम कर रही थी और अचानक फिर से रेखा की निगाह पड़ती है। रेखा दुपट्टा उठाती है और वापस अपने काम में लग जाती है। अब ऐसा लगने लगा था कि मानो उनका जो लड़का था हर्षवर्धन वो उस पर अब लट्टू होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जो रेखा के माता पिता थे वो लगातार ये देख रहे थे कि जो बाबूजी हैं उनका लड़का आता है और उनकी बेटी को लगातार देखता है। ये देख के वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेठ जी को जब ये पता चलेगा
तो वो सारा इल्जाम हमारे ऊपर ही सर पे मढ़ देंगे। लेकिन धीरे धीरे हर्ष के मन में रेखा अब जगह बना चुकी थी। हर्ष का रेखा को देखना अब उसे अच्छा लगता था, मानो उसे पहली ही नजर में रेखा से प्यार हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ रेखा, जिसने अभी 12वीं की ही परीक्षा दी थी, उसके बाद में ये किसी मजबूरी से कारणवश आके यहाँ पे भट्टे में अपने माता पिता के साथ काम करने लगती है। उसके भी मन में हर्ष के लिए कुछ जगह होने लगती है। लेकिन उन दोनों के बीच में औकात का इतना बड़ा गैप होता है कि रेखा तो इस बारे में खैर नहीं सोचती, लेकिन अब हर्ष उसके बारे में हर वक्त सोचने लगता है। वो अक्सर बहाने से आता और रेखा के आसपास घूमता रहता। लेकिन रेखा अपने माँ बापों ने जैसा बताया था उसी हिसाब से चलती है और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। अगले दिन हर्ष फिर आता है और फिर से वो रेखा को ढूंढने लगता है, लेकिन उस दिन उसे रेखा नहीं दिखाई देती। वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, भट्टे में हर तरफ वो घूमता है, लेकिन उसे रेखा वहां भट्टे पे कहीं नहीं दिखाई देती। अगले दिन आता है, फिर से जाता है, फिर ढूंढता है, रेखा फिर नहीं दिखाई देती। हर्ष बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब उसके दिलो दिमाग पर रेखा पूरी तरीके से छा चुकी थी और वो किसी भी हाल में उसे ढूंढना चाहता था। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं। हर्ष पागलों की तरह भट्टे में चारों तरफ ढूंढता है। वो उसके माता पिता से भी पूछना चाहता है, लेकिन उसकी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता था कि माता पिता इस बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। ऐसे ही करीब जब 6ठा दिन आता है और हर्ष फिर से सुबह सुबह अपने भट्टे पर आता है, तो देखता है कि रेखा फिर से एक साइड में खड़ी हुई मट्टी को मसल रही है। हर्ष के चेहरे पे ये देख के बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है। वो बिना इधर उधर देखे सीधा रेखा के पास जाता है और उससे कहता है कि इतने दिनों से तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। ये सुनने के बाद रेखा कहती है कि मैं कहाँ थी, मैं तो यहीं थी। कह रहा झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें भट्टे में सब तरफ देखा, हर जगह देखा। इधर रेखा समझ चुकी थी कि बाबूजी का लड़का हर्ष उसे प्यार करने लगा है और उसे पसंद करने लगा है। लेकिन जमाने की मजबूरियां और अपने औकात को देखते हुए रेखा अपने हद में रहना ज्यादा सही समझा। वो अब उसके धीरे धीरे नजदीक आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एक बार फिर से रेखा के माता पिता देखते हैं और वो हंस से कहते हैं कि आप हमें माफ कर दो, हमारे से कोई गलती हो गई हो तो, लेकिन आप हमारी बेटी के आसपास मत घूमा करो। जिस दिन सेठ जी को पता चल गया, हमारी तो जान आफत में आ जाएगी। हम लोग यहाँ पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, ईमानदारी और वफादारी से। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उनको लगेगा कि शायद इतनी मेहनत वफादारी का हमने ये सलाह दिया। हर्ष अगले दिन उसको जाना था, उससे पहले वो फिर से भट्टे में जाता है और जाके फिर से रेखा के पास पहुंचता है। कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और मैं फिर वापस आ जाऊंगा। और कुछ दिन के बाद हर्ष वापस आता है और वो फिर से रेखा को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि रेखा एक तरफ गुमसुम चुपचाप बैठी हुई है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि रेखा क्या बात हो गई, तुम इतने गुमसुम और चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? रेखा बोलती है कि ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा अब यहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से अब कहीं दूर चली जाऊं। ये सुनने के बाद हर्ष को बहुत अजीब लगता है। कहता है लेकिन बात क्या हो गई? कहती है कि कुछ लोग हैं जो मेरे करीब आते हैं और फिर करीब आके दूर चले जाते हैं। वो ये तक नहीं बताते कि मैं कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। हर्ष को ये समझते देर नहीं लगती कि वो उसके लिए ही कह रही है। तो वो बोलता है कि दूसरे लोग भी ऐसे ही होते हैं जो कि एक एक हफ्ते के लिए कहीं चले जाते हैं और लेकिन वो बताना भी जरूरी नहीं समझे। जिस पर रेखा बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तो बाबूजी ने दूसरे भट्टे पे भेज दिया था, इसलिए मैं वहां पे काम कर रही थी, मैंने आपसे झूठ बोल दिया था। जिसके बाद हर्ष कहता है अरे तुम समझ गई, मैं आप ही तुम्हारे लिए कह रहा था। वो कहती है कि जी हाँ। तो लेकिन पूछता है कि वो कौन है और जिसका तुम इंतजार कर रही थी और परेशान थी? कहती है कोई जिसके लिए मैं यहाँ पर इंतजार कर रही थी, लेकिन वो मुझे बिना बताए चला गया। इसके बाद हर्ष बताता है कि मैं किसी ज़रूरी काम से गया था, मेरी बहन का कहीं रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा और हम जल्द ही अपनी बहन की शादी कर देना चाहते हैं। ये सुनने के बाद रेखा पूछती है तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है, और पूछते हैं कि तुम्हारी कब शादी है? हर्ष मजाक में बोल देता है मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। यह सुनने के बाद रेखा अपना सर झुका लेती है
और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हर्ष कहता है, अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। रेखा कहती है कि मुझे पता है आप लोग ऐसे ही होते हैं और झूठे सपने और झूठे ख्वाब दिखाते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अब वो हर्ष काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती। इस तरह से वो बोलती है कि हर्ष तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी से कोई बात नहीं करनी, ना मुझे तुम्हारे किसी सिंपैथी की जरूरत है। अगले दिन फिर वो रेखा के पास जाता है और रेखा से बात करने लगता है। ये देखने के बाद उसके माता पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हर्ष तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, इसे क्यों परेशान करा, ये देखने में इतनी अच्छी और समझदार है और इस भट्टे पे काम क्यों करती है। जिसके बाद वो बताते हैं इसके माता पिता कि ये इस भट्टे पर अब से पहले काम नहीं करती थी, कुछ टाइम पहले ही यहाँ काम करने के लिए आई थी। यहाँ पर आने से पहले ये अपनी नानी के साथ रहती थी, जहाँ पे इसने अपनी 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। ये सुनने के बाद हर्ष बहुत खुश होता है और उससे पूछता है तो तुमने 12वीं में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। वो अपना मैथ बताती है। वो कहता है मैथ तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, तुमने उसे कैसे पढ़ लिया। वो कहता है कि मुझे मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं सब कुछ जानती हूँ। तब वो मजाक में बोलता है कि क्या तुम इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। रेखा बोलती है कि ये छोटे से एरिया तो क्या, आप कहें तो ये आपके भट्टे की मीनार है, इसका निकाल दूं, पूरे भट्टे का निकाल दूं, ईंट का निकाल दूं, कहीं का भी कैसे भी क्षेत्रफल होता है मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। इसके बाद पूछता है कि अच्छा तो तुम्हें फिर पहाड़े आते हैं। बोलता है कि हाँ मुझे 100 तक पहाड़े आते हैं। ये सुनने के बाद हर्ष कहता है कि 100 तक मतलब 10 तक। कहती नहीं 100 तक, यानी 100 दुसाम 1000 हजार। ये सुनने के बाद हर्ष कहता है कि अच्छा चलो 78 का सुनाओ। जैसा कि अक्सर होता है अगर कोई 20 तक बोल दे तो 15 का सुनाओ, 16 का सुनाओ, 18 का सुनाओ, जैसा तुमने देखा हो। इसी तरीके हर्ष भी बोलता है। वो फौरन सुना देती है। हर्ष फौरन कैलकुलेटर निकालता है, फिर बोलता है 80 का सुनाओ, 82 का सुनाओ, ऐसे ही कई चीजें बोलता है। हर्ष अपने कैलकुलेटर पे कंप्लीट नहीं कर पाता था, इससे पहले रेखा वो सुना देती थी। ये देखने के बाद हर्ष कहता है अरे आप तो वैसे देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि आप तो बहुत समझदार और वह इंटेलिजेंट भी हो। अगले दिन हर्ष फिर रेखा को देखता है और उससे जाके कहता है कि रेखा, ऐसे ही बात करते करते हर्ष कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन रेखा कहती है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम्हारे हमारे बीच में बहुत ज्यादा अंतर है और हम लोग एक होना करीब करीब असंभव है। अगर प्यार करती हो तो अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दो। रेखा चुपचाप अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है और हर्ष समझ जाता है। इसके बाद हर्ष उसे गले लगा लेता है और दोनों एकदम एक दूसरे को कस के जकड़ लेते हैं। फिर से उसके माता पिता देख लेते हैं तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है, लेकिन उनके आने की आहट उनको होती ही नहीं, इसलिए वो किसी चीज को गिरा के आवाज करती है ताकि ये लोग अलग हो जाएं। आवाज होते के साथ ही वो अलग हो जाते हैं और वो फिर से उसके पास जाके कहती है कि बेटा मैं तुमसे किस तरह से कहूँ कि मेरी बेटी के साथ छोड़ दो, इसके पीछा छोड़ दो। और वो फिर अपनी बेटी को भी समझाते हैं कि बेटी क्यों हमारी सालों की वफादारी पर दाग लगाने पर तुली हुई है। हमने तुझे इसलिए काम के लिए थोड़ी बुलाया था कि तू यहाँ आने के बाद इस तरीके के काम करे। और फिर रेखा को बहुत समझाने के बाद रेखा भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि वो आज के बाद हर्ष से किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखेगी। अगले दिन हर्ष उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रेखा मना कर देती है और वो बताती है कि कल हमारे मम्मी ने भी और पापा ने भी हमें इस तरह से मिलते हुए देख लिया था और वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे अब आगे बात करूं। हर्ष बहुत दुखी था और किसी भी कीमत पे वो अब रेखा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। शाम को वो अपने घर जाता है। खाना खाते हुए रात का वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी तुम्हें नहीं लगता कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि हाँ हाँ, तो अगर तुझे कोई पसंद है तो कर ले। वो कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी भी बोलते हैं कि अरे इसमें सीरियस की क्या बात है, अब तो तू बड़ा हो गया, तेरी उम्र, हम भी सोच रहे थे तेरी शादी कर दें लेकिन हमारी रिश्ता समझ में नहीं आया। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता, हम तेरा रिश्ता उससे करा देते हैं। हर्ष कहता है कि लड़की ज्यादा अमीर नहीं है। पिताजी बोलते हैं कि अगर अमीर नहीं है तो कौन सा हमें उससे दहेज लेना है, हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है तो सही, हमें और क्या चाहिए। इसके बाद हर्ष बोलता है कि लेकिन वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। ये सुनने के बाद हर्ष के पिता और माता दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि हमारे इस पढ़े लिखे फैमिली के अंदर एक बिना पढ़ी लड़की आएगी,
वो बताता है कि पढ़ी हुई है लेकिन उसकी हायर एजुकेशन नहीं है। ये और इसके सिवा वो पूछने लगते हैं कि उसमें कोई ऐसी खासियत जिस पे हम कह सके कि वो लड़की अच्छी होगी। वो बताता है कि लड़की देखने में बेइंतहा खूबसूरत है। ये सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, हमें तो अच्छे ही लड़की चाहिए जो हमारे घर परिवार में अच्छे लगे। और वो पूछते हैं कि कौन है वो लड़की, जिसके बाद हर्ष बिना देर किए बता देता है कि आप ही के भट्टे पे काम करने वाली वो रेखा। उसका रेखा का नाम सुनते ही वो समझ जाते हैं कि वो किस रेखा के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सभी लोग उसकी सुंदरता को लेकर अक्सर बातें क्या वो बोलते हैं कि अच्छा वो सुधीर की लड़की। वो तभी अपने मैनेजर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ भट्टे पे, और भट्टे पे से सुधीर की माता पिता और रेखा को फौरन लेकर आओ। और कहती है कि अब क्या भट्टे पे काम करने वाले लोग हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे, मैं बिल्कुल ये शादी नहीं होने दूंगी। वहीं सुधीर के पिता उसे समझाते हैं कि एक बार चुप हो जाओ और आने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। घर में काफी हंगामा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसका मैनेजर लड़की के माता पिता के पास पहुंचता है कि बाबूजी ने आपको बुलाया है, वो समझ जाते हैं कि कौन सा काम हो सकता है जो इस समय रात में उन्होंने बुलाया है। वो उससे पैर पकड़ के कहने लगते हैं मैनेजर से कि हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई, हमने कुछ नहीं किया। उसकी भी समझ नहीं आता। जब वो पूछता है तो वो बताते हैं कि दरअसल उनका जो लड़का है मेरी बेटी को पसंद करता है और हमने उससे कई बार मना किया। लगता है ये बात बाबूजी को पता चल गई और इस चीज़ की कुछ शिकायत करने के लिए हमें बुलाया है। लेकिन वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो कहते हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते। बरसों उन्होंने हमें इज्जत मान सम्मान दिया, हमने वफादारी से उनके साथ काम किया। आज उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने उसकी ईमानदारी का ये सिला दिया है और हम यहाँ से चले जाना चाहते हैं। लेकिन मैनेजर करता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और अभी तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इसके बाद वो तीनों को, रेखा के माता पिता और को बिठा के और रेखा को वहाँ घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो बाबूजी के पास लेके आता है। जैसे ही वो पहुंचते हैं उसके बाद उसके माता पिता बाबूजी के पैरों में पड़ने लगते हैं। कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। वो उससे कहते हैं कि पहले तो तुम सही से खड़े हो जाओ और जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। वहीं दूसरी तरफ जो हर्ष की माता है वो पीछे की तरफ खड़ी हो जाती है। उनसे कह दिया था कि कुछ नहीं बोलना जब तक तुमसे कहा ना जाए, इसलिए वो चुप रहती है। फिर वो पूछता है हर्ष क्या यही लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो? वो कहता है कि हाँ। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमसे ये प्यार करता है, क्या तुम इससे प्यार करती हो? इस पर वो बोलती है कि बाबूजी बात ऐसी है कि इनकी कोई गलती नहीं है, गलती सब मेरी है और मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें किसी तरीके की कोई सज़ा ना दें और जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ की जिम्मेदार मैं हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी आपको सज़ा देनी है ना तो मेरे माता पिता को दो ना हर्ष को दो, वो सब सजाएं मुझे दे दो, क्योंकि सब चीज़ों की जड़ सिर्फ मैं हूं और मेरे ही कारण हर चीज़ की शुरुआत हुई। वो पूछते हैं कि तुम किस तरीके से हर चीज़ के जिम्मेदार हो। हालांकि रेखा इस चीज़ का कोई स्पष्ट आंसर नहीं दे पाती, लेकिन ये करते हुए देख हर्ष बोलता है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं ही इसके करीब गया था, मैंने ही इससे ज़बरदस्ती प्यार का इजहार किया था, जबकि ये मुझसे लगातार दूर भागती रही। इसने कहा भी कि आपके माता पिताजी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, इसकी मम्मी पापा ने भी समझाया, लेकिन मैं नहीं माना, इसलिए इनकी गलती नहीं है जो देना। अब ये लड़ाइयाँ देख के जो बाबूजी होते हैं और मैनेजर वो थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं और फिर हंसने भी लगते हैं। ये देखने के बाद वहाँ पे अचानक से एक सीरियस माहौल से हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, मैं समझ गया किसकी क्या गलती है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये लड़की है जिससे हर्ष बात करता है, बताओ तुम्हें कैसी लगी, सिर्फ इतना हाँ और ना में जवाब दो। वो थोड़ी देर देखती हैं क्योंकि रेखा देखने में बेइंतहा खूबसूरत और अच्छी थी और समझदार भी थी। वो उसकी ना सिर्फ सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है बल्कि उनकी बातों से भी बहुत ही प्रभावित होती हैं। जो रेखा जिस तरह से समझदारी की बातें कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कोई लड़की इतने अच्छे तरीके से बात कर सकती है। वो कहती है कि अरे ये तो बहुत अच्छी होगी, ये लड़की इतनी समझदार है कि हमारे बेटे को बहुत अच्छे से रख सकेगी, इस परिवार को अच्छे से चला सकेगी, हमें गरीब अमीर की कोई चिंता नहीं है। वो फिर से एक बार उसके माता पिता पैरों में पड़ते हैं कि बाबूजी हमें माफ़ कर दो, हमारी तुम्हारी औकात एक बराबर नहीं है। तो उसके बाद कहते हैं अरे घबराओ मत, देखो अब रेखा की सास ने भी हाँ कर दी, ससुर भी तैयार है और
अब हमारा बेटा भी तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, तो अब तुम्हें मेरे आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे समधी बनने वाले हो। और अब तुम मेरे सामने सीधे होके खड़े होके बात किया करो, क्योंकि अब तुम कोई भट्टे पे काम करने वाले नहीं बल्कि बाबूजी के समधी हो। और इसके बाद बाबूजी इन सबकी शादी करा देते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।